सातवीं शताब्दी तक कत्यूरी साम्राज्य काफी फल फूल रहा था, क्योंकि वासुदेव कत्यूरी जैसे महान योद्धा ने कत्यूरी राजवंश की जो नींव रखी थी, और वहीं कत्यूरी राजवंश धीरे धीरे हिमालयी क्षेत्रों में मजबूत हो रहा था। लेकिन दोस्तों, कत्यूरी साम्राज्य में एक टर्निंग पॉइंट भी आता है, जब वासुदेव कत्यूरी के बाद नरसिंह देव कत्यूरी 8वीं शताब्दी में अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर को जोशीमठ से हटाने का निर्णय लेते हैं। सेनापति, हमारे भौतिक मापदंडों के अनुसार जोशीमठ का एरिया हमारी कार्तिकेयपुर राजधानी को लंबे समय तक नहीं झेल पाएगा, क्योंकि यहाँ की जमीन कमजोर है और यदि कभी भविष्य में यहाँ भूकंप आया तो कोई बचेगा ही नहीं। महाराज, तो आप कहाँ राजधानी को स्थानांतरित करोगे? हम अपनी राजधानी जोशीमठ से स्थानांतरित करके बागेश्वर मंडल के बैजनाथ जगह में करेंगे, जहाँ पर गोमती नदी है। वो जगह बहुत सुंदर और उपयोगी है, इसीलिए अब तुम राज्य में सूचना दे दो कि हमें जल्द से जल्द बैजनाथ की तरफ रवाना होना है और वही हमारी नई राजधानी होगी। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज नरसिंह देव ने कार्तिकेयपुर राजधानी को बैजनाथ में बदलने के लिए कहा है, इसीलिए सभी से अनुरोध है कि हमें जल्दी से बैजनाथ की तरफ रवाना होना है। जैसी कार्तिकेयपुर राजधानी हमने जोशीमठ में बनाई, वैसे ही हमें बैजनाथ में भी बनानी है, ताकि बैजनाथ हमारी नई कार्तिकेयपुर राजधानी लगे। माता कोट भ्रामरी के आशीर्वाद से हमारी नई कत्यूर घाटी बैजनाथ का निर्माण हो गया है और साथ में ही तेलीहाट, सेलीहाट और रणचूला हाट आदि भी बन गए हैं। माँ कोट भ्रामरी ने भैवर रूप लेकर ने अरुण दैत्य का संहार भी किया, इसीलिए माँ कोट भ्रामरी आज से कत्यूरियों की कुलदेवी भी होगी। महाराज, हमें किरातों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि कत्यूरी साम्राज्य से लड़ाई करने के लिए बाहरी लोग तत्पर रहते हैं। आप सही कह रहे हो सेनापति। मैं त्रिभुवन राज हूँ और आज मैंने किरातों से संधि करके उन्हें बागेश्वर में बागनाथ मंदिर बनाने के लिए भूमि दान करता हूँ। वासुदेव कत्यूरी से लेकर बसंत देव, खरपर देव और कल्याण राज तक कत्यूरी शासकों का शासन व्यवस्थित रूप से चलता रहा। इस काल में कत्यूरी साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई, जिसकी गूंज दूर दराज के पहाड़ी राज्यों के शासकों तक भी पहुंचने लगी थी। महाराज, हमारे यहाँ से कुछ कोसों दूर एक राज्य बहुत तेजी से फैल रहा है और उनके साम्राज्य को कत्यूरी बोला जाता है। कत्यूरी शासन उस समय अपने चरम पर था। इसकी सीमाएं पश्चिम में अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र से लेकर उत्तर में कश्मीर तक और दक्षिण में पंजाब हरियाणा की सीमाओं को छूती हुई हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से, विशेष रूप से रोहिलखंड तक फैली हुई थी। पूर्व की ओर यह साम्राज्य नेपाल होते हुए सिक्किम तक पहुंच चुका था। उस युग के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक अत्यंत विशाल, सशक्त और प्रभावशाली साम्राज्य बन गया था। कत्यूरी राजा वास्तुकला के क्षेत्र में अत्यंत ज्ञानी थे, लेकिन प्रारंभिक काल में वे अपने शासन और वंश के इतिहास को ताम्रपत्रों और शिलालेखों में दर्ज करने की परंपरा से अनजान थे। उनके लिए मंदिरों, नगरों और नौलों का निर्माण ही अपनी उपलब्धियों को अमर करने का प्रमुख माध्यम था। स्थिति में बदलाव ललित सुरदेव के शासनकाल में आया, जब बंगाल से पाल और सैन वंश के शासकों का कत्यूरी साम्राज्य से संपर्क हुआ। तब पहली बार कत्यूरी राजाओं को यह ज्ञान हुआ कि अपने साम्राज्य का इतिहास लिखना आवश्यक है। इसी प्रभाव के कारण ललित सुरदेव के समय से कत्यूरी शासन से जुड़े अनेक शिलालेख और ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, जिनसे आज हमें इस राजवंश के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। महान इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कत्यूरी शासकों ने बंगाल के पाल और सैन राजाओं की परंपरा से प्रेरणा लेकर ताम्रपत्रों और शिलालेखों की शैली को अपनाया और उसी के अनुरूप अपने इतिहास को लिखवाया। यही कारण है कि कत्यूरी इतिहास का सबसे स्पष्ट और प्रामाणिक विवरण हमें ललित सुरदेव के शासनकाल से ही मिला है। पांडुकेश्वर और बागेश्वर जैसे क्षेत्रों से मिले अनेक ताम्रपत्र हमें बताते हैं कि कत्यूरी साम्राज्य एक समय कितना संगठित और समृद्ध था।
लेकिन ललित सुरदेव के बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ी और पालों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। इसी दौर में निम्बर वंश, सलोनादित्य वंश, मल्ल राजवंश जैसे कई स्थानीय वंश उभर आए। सबसे गहरा असर तब पड़ा जब 13वीं सदी में पाल कत्यूर छोड़कर अस्कोट के पास ऊकू चले गए और वहां पाल वंश की स्थापना कर ली। इतना विशाल साम्राज्य अब अलग अलग इलाकों में बंटने लगा। बड़े सामंत और स्थानीय शासक खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे और कत्यूरी सत्ता का केंद्र धीरे धीरे बिखरता चला गया। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव माना जाता है, जिसे जागरों में बीरमदेव कहा गया है। कहा जाता है कि वह अत्यंत अत्याचारी था। उसने भारी कर लगाए और प्रजा के साथ कठोर व्यवहार शुरू कर दिया। सुन लो कत्यूरी प्रजा, मेरा नाम ब्रह्मदेव है और मुझे अपनी जनता से कर चाहिए और हर जगह सिर्फ मेरी ही चलेगी। यहीं से आम लोगों को यह साफ महसूस होने लगा कि यह साम्राज्य अब अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। नतीजा यह हुआ कि कत्यूरी प्रजा नए उभरते राज्य और शासकों के साथ जुड़ने लगी। इसी उथल पुथल के बीच अंतिम कत्यूरी राजा माता जिया रानी भी रोहिल्लों के हमलों के दौरान हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो गईं। ब्रह्मदेव के बाद 12वीं सदी के अंत तक आते आते कत्यूरी राज्य कई छोटे स्थानीय राजवंशों में टूट गया और इस महान साम्राज्य का अंत हो गया। सच कहें तो कत्यूरी राजवंशों का पतन इतिहास में गहरी सोच का विषय है। हजारों मंदिरों, नौलों और अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला यह साम्राज्य किसी बड़े बाहरी आक्रमण से नहीं बल्कि आंतरिक कलह से खत्म हुआ। महान इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कत्यूरियों पर बाहरी आक्रमणों का प्रभाव काफी बाद में पड़ा। असली कमजोरी ललित सुरदेव के बाद के शासकों की नाकामी थी। अगर शासन मजबूत रहता तो न पवार वंश उभरता, न छोटे छोटे वंश बनते, न रोहिल्लों और चंदों के आक्रमण होते। संभव है कि यह साम्राज्य मुगलों और अंग्रेजों के दौर तक, शायद भारत की आजादी तक भी अपने अस्तित्व में बना रहता। कत्यूरी साम्राज्य उत्तराखंड का सबसे प्राचीन और जात साम्राज्य है, लेकिन अफसोस कि हम इसके बारे में आज भी लगभग आधा ही जान पाए हैं। आज भी इसके वंशज माने जाने वाले कुछ जातीय समूह जैसे कैंतुरा, कत्यूरा, रजवार और उनसे जुड़े पाल, बम आदि नामों के लोग मिलते हैं। अगर आपकी जाति इनसे जुड़ी है तो कमेंट में जरूर बताइए। वास्तव में इतना गौरवशाली इतिहास रखने वाले कत्यूरी साम्राज्य के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि कत्यूरी साम्राज्य की यह ऐतिहासिक वीडियो आपके एग्जाम